चलिए, तो शांति रहिए आप लोग। और चालू जैसे कि कहने का मतलब है कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पहले चैप्टर को ख़त्म कर लिया इतिहास के, और कुछ बच्चों ने जो टेस्ट दिया उसका रिस्पांस अच्छा रहा। अगर इसी प्रकार आप बाकी सभी चैप्टर्स का और सभी सब्जेक्ट का देते रहे तो अब की बार मैया पार तो हो ही जाएगा। जो पीछे चुके हैं उन गलतियों से हमें भी सीखने की ज़रूरत थी। मैंने कई सारे सुधार किए न्यू बैच में। आपने भी जो गलतियां की उसको सीखिए, नए में लागू कीजिए। आखिरी है, जो भी आपके सपने हैं, इच्छा है बड़ा कुछ करने का बोर्ड में, तो ये आखिरी है। इसके बाद बोर्ड आपको कभी नहीं देना है, सीधे जाइएगा यूनिवर्सिटी। ठीक, फिर यूनिवर्सिटी टॉपर बनिए, एग्जाम में टॉपर बनिए, यूपीएससी बीपीएससी टॉप करिए, बढ़िया बात है। लेकिन आपको यही आखिरी मौका है, तो ध्यान से। और इसी के साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। प्राचीन काल में आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता था, पढ़ लिए। अब का जो चैप्टर है बाकी 3, उसमें आपको यही पढ़ना है। इतना साल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, टोटल कितने साल हो गए? जोड़ घटाव कर रहे हैं, 1200 साल। 1200 साल, 1200 ईस्वी ना, 1200 वर्ष का इतिहास। 1200 वर्ष कैसे होता है? 1200 वर्ष। 600 इधर उल्टी गिनती में आएंगे और 600 आगे हम सीधी गिनती में जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1200। 1200 साल के इतिहास को हम लोग 3 चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे उस टाइम के राजनीतिक व्यवस्था को। एकदम यहाँ से शुरू करेंगे और चलते आएंगे पीछे 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 पीछे, कहाँ तक? यहाँ तक, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से राजनीति, राजा, वंश, साम्राज्य, इन सब चीज को फोकस करेंगे। और अर्थव्यवस्था को भी उसमें हम समझते चलेंगे। वो इनकम वगैरह जो भी था, कला संस्कृति सब आएगा इसमें, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ हम रहेंगे? यहाँ पहला में। ठीक, फिर दूसरा तीसरा आएगा, उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। वैसे करके हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ऐसे भारतीय इतिहास में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ना होता है वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से है 600 ईसा पूर्व तक। और वहां से शुरू होता है ये वाला काल 600 ईसा पूर्व से। ठीक, और हम लोग लगभग प्राचीन काल को खत्म करते हैं 750 में। तो यहाँ आकर के आपका प्राचीन काल खत्म होता है, यहाँ से फिर मध्यकाल शुरू होता है। लेकिन आपको 12th के जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को वैदिक काल नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना है। लेकिन जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़े, वैसे आपको वैदिक काल नहीं पढ़ना है। चैप्टर से जुड़ा हुआ आएगा कुछ बातें, तो उस आधार पे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो वैदिक काल अब आप लोग कब पढ़िएगा? जब आप लोग जाइएगा, अगर आगे हिस्ट्री से करते हैं ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे जॉब की तैयारी करते हैं, वहाँ पे आपको वैदिक काल पढ़ना होगा। और ये सब चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प कर देगा। वहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, उतना ही है। इससे थोड़ा सा ही विषय सब आगे पढ़िएगा। तो आते हैं हम लोग चैप्टर में कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चैप्टर के नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस अध्याय में हम लोग 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसी को पढ़ेंगे। समझ गए? भारतीय इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इस परिवर्तन में आपको राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जो धार्मिक, जैसे बौद्ध और जैन नए धर्म आएंगे तो उन धार्मिक परिवर्तनों को, आर्थिक परिवर्तन, मुद्रा वगैरह जो चीज़ें बदलेगी उन सबको पढ़ेंगे। नए नए राज्यों का जो उद्भव हुआ, नए साम्राज्य जो बने, नए नए वंशज आए, राजा है, उनका जो उदय हुआ उसको पढ़ेंगे। सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ, वर्ण व्यवस्था
उसको भी हम लोग देखेंगे। जाति व्यवस्था जो थी हमारे समाज में उसको भी देखेंगे, और जो धार्मिक मान्यताएं थी इन सबको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये खत्म होगा आपको 3 चैप्टर में पूरी बातें। हम पूरा बता रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि 3 चैप्टर में आपको है। 3 बातों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम बताए थे आप लोगों को कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। वैदिक में भी हम बताए थे कि वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं उनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोहा की जानकारी होती है उत्तर वैदिक काल से, ठीक। और वहां से समाज में बदलाव होता है, हर क्षेत्र में बदलाव हो जाता है, शासन व्यवस्था में, उत्पादन में, व्यापार में, रहन सहन, सारी चीजें बदल जाती है। और वहां से आता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब तक चलता है, 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से एक नया बदलाव होता है। 16 को महाजनपद आते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक वही रह जाएगा, जनपद में अंत, ठीक। तो 16 महाजनपद, उन जनपदों में जो राजा ये सब है, जितना पढ़ना है उतना ही देखेंगे, है तो और बहुत बड़ा, लेकिन जो है हमारा सिलेबस में उसी को कवर करेंगे, ठीक। व्यापार वगैरह, कृषि, इन सब चीज़ों में लोहा से जो बदलाव हुए उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आया यहाँ पे तुमको महाजनपद। इसी टाइम पे हुए बुद्ध और महावीर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो रहा बुद्ध का। इसलिए ये जो काल है, खास करके 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग बौद्ध युग कालीन कहते हैं या बुद्ध कालीन युग कहते हैं। समझ गए? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है उसको हम बुद्ध कालीन युग के नाम से जानते हैं। उसका वजह ये है कि उस टाइम पर बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि था, हर जगह छाए हुए था। दूसरा, इसको हम प्राक मौर्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मौर्य काल की भी शुरुआत हो रही थी, ठीक। तो और मौर्य काल वो है जिसने अखंड भारत का स्थापना किया, 16 महाजनपद को एक में जोड़ा और भारत को एक नया रूप दिया, एक में बांधा। तो उसका एक अपना इतिहास है। तो इसको हम प्राक के मौर्य कालीन इतिहास या बुद्ध कालीन युग के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, लोहे का जब खोज हो गया तो हम लोग कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार, इन सब चीजों में वृद्धि कर लिए। इनका उपयोग से हमारा इन सब चीजों का विकास हुआ, और इन सब चीजों का विकास का एक परिणाम ये भी रहा कि भारत में एक बार फिर से द्वितीय नगरीकरण हुआ, यानी एक बार फिर से शहरों का विकास होने लगा था, जिसका अस्तित्व आज तक बना हुआ है। समझ गए? अब देखिए, संस्कृत बोल रहे हैं, पहले समझिए। अब हम ये सारी चीजों को जो पढ़ेंगे, तो इतिहास के जब पहला दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे तो बता दिए थे कि इतिहास जो वो स्रोतों के आधार पर पढ़ने वाला विषय है, बिना स्रोत के हम नहीं पढ़ते हैं। तो जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को स्रोत चाहिए। तो हमारे पास स्रोत क्या है, इस टाइम पे लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता में हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन इस टाइम वाला पढ़ पाए हैं। तो संस्कृत भाषा थी उस टाइम में, पाली भाषा थी, प्राकृत, तमिल, और इन भाषाओं में कई सारी पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के आधार पे ही, उनको आधार मान के ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको मुद्रा, अभिलेख, शिलालेख, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और वही हमारा क्या है, स्रोत है। तो अलग अलग प्रकार के किताबें मिलेंगी आपको, अभिलेख मिल जाएगा, सिक्के मिल जाएंगे, कुछ पुराने अवशेष हैं, और इन सभी को हम अपने इस चैप्टर का स्रोत मानेंगे, जिसके आधार पे हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक के भाषण में, लेक्चर में आप लोगों को कोई दिक्कत, समझने में कोई समस्या? आप बीच में हैं, आप साइड रहिए। कोई समस्या जहाँ होगा बोलिएगा। कहानी को हम अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है? आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। तो कहाँ से हमको पता चलेगा कि महाजनपद था, क्या था, नहीं था, ये है क्या चीज?
तो इसका स्रोत है बौद्ध धर्म का एक किताब है अंगुत्तर निकाय, एक है तुम्हारा जैन धर्म का किताब। किधर गया जी, जमा करने गया होगा। जैन धर्म का किताब करने अरे चुट्टा कहाँ गए रे, यह है भगवती सूत्र, नमा भुलाई थे, इसका याद है। तो यही हमारा स्रोत बनेगा, लेकिन यहाँ पे आएंगे तब देखेंगे। अभी पढ़िए, ये बात हम आपको बता दिए कि भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के काल को हम क्या कहते हैं, बुद्धकालीन युग कहते हैं, या फिर प्राक मौर्य युग कहते हैं। क्यों कहते हैं बता दिए, क्योंकि इस टाइम पे बुद्ध का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, इसलिए मौर्य वंश की शुरुआत हो रही थी, कहीं ना कहीं न्यू पड़ रहा था। अभी बौद्ध धर्म आया नहीं है, वो आ जाएगा कब, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बनेगा मगध के। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चल रहा है, बोले ना शताब्दी रहता है तो क्या करते हैं, एक बढ़ा के बोलते हैं। तो इसको प्राक मौर्य युग के नाम से भी जानते हैं। बाद में जब अशोक आएगा तो मौर्य वंश को और विस्तार करेगा। चंद्रगुप्त भी किया है, बिंदुसार का उतना नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त और अशोक मौर्य वंश में ये दो दादा और पोता, चंद्रगुप्त दादाजी हैं, अशोक पोता है, ये दोनों तहलका मचा के रखा है। ठीक, तो जब चैप्टर इसी चैप्टर में उनको पढ़ना भी है तो वहां पे देखेंगे। इस टाइम पे महाजनपद कितने थे, 16। पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे हो जाता है, जनपदों की संख्या कितनी थी, मानेंगे मर जाए, जनपद मिलवे न किया था 16 कैसे हो गया, महाजनपदों की संख्या 16 है। कृपया करके ध्यान से मुझे सुना करें, हम सवाल फंसा कर पूछते हैं। ठीक, महाजनपदों की संख्या कितना था, 16। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका उदय हुआ, मगध साम्राज्य के विकास के बारे में, कि इसमें मगध कैसे आगे बढ़ा और क्यों बढ़ा, 16 महाजनपद में मगध ही आगे क्यों निकला, बाकी क्यों नहीं निकले, ऐसी क्या चीजें थी जिसके वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो उसको पढ़ेंगे। भारत पर इसी टाइम पे यूनान का शासक सिकंदर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, धानानंद उस टाइम सम्राट हुआ करते थे मगध के, तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ के सामाजिक जीवन, इस काल में यहाँ का सामाजिक जीवन कैसे था, कैसे लोग रहते थे, क्या व्यवस्थाएं थी, उसको पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन को भी उसी में साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसके बाद कृषि में और शिल्प में जो मूर्ति वगैरह ये सब बनता है, तो उनमें लोहे का जो प्रयोग होने लगा था उसको पढ़ेंगे। सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था, इसको भी पढ़ने वाले हैं। और इन सब से व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ था। तो इन सारी घटनाओं को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर में हम लोग को बौद्ध धर्म, आगे के चैप्टर में पढ़ना है जैन धर्म। इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ों पढ़ेंगे। और एक जो तुमको बताए थे, इसी टाइम पे क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण, तो भी हमारा इसी चैप्टर में है। ठीक, ये जनपद जब बढ़ेगा तो महाजनपद, और महाजनपद के बाद शहरीकरण, धीरे धीरे जो जो इसकी राजधानी होगी वो शहर का रूप लेगा। और आज भी उसमें से सब विद्यमान है, वो सारे शहर आपको आज मिल जाएंगे। इस टाइम पे धर्म सुधार आंदोलन भी हुए थे, जैसे बौद्ध और जैन, बुद्ध और महावीर, तो उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कई सारे दार्शनिक हुए, उनके विचारधाराओं का जो उदय हुआ, उनके जो विचारधारा है उसको पढ़ने वाले हैं। और इन सब का साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो इस टाइम पे चलता था पाली भाषा और प्राकृत भाषा। तो उन भाषाओं में जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब चीज़ों की किताबें हैं, तो उन किताबों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? हर टॉपिक के बाद हम पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा है, तो जहाँ दिक्कत रहेगा कहानी में वहाँ बोलते जाना है, अपना टिक करते जाना है। अभी तक आप लोग किताब में कहीं अंडरलाइन नहीं किए हैं, जबकि कई को हम पार कर दिए। देखिए काका आपको पार कर दिए। हाँ, तनी मुनी फ्री के है। सबसे पहले तो आप MVVI ऑब्जेक्टिव गैप कर दिए, यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण हो गया। उधर इसके बाद पीछे आइए तो हमारा जो स्रोत है इम्पोर्टेंट, आप भूल गए, लघु और दीर्घ दोनों में आता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र अभी आगे आने वाला है। तो आप लोग अंडरलाइन करते चलिए, इंपॉर्टेंट चीज खुद से पकड़ना सीखिए। समझ गए, क्योंकि अगले साल आप लोग कॉलेज में जाइएगा, प्रोफेसर अगर रहा तो बता भी देगा, नहीं तो नहीं भी बताएगा। आपको खुद अंडरलाइन करना होगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इसको याद करना है। समझ गए। अब देखिए ये 16 महाजनपद बना कैसे, बनने के पीछे कहानी क्या है। सबसे पहले आप चले जाइए सिंधु घाटी सभ्यता में, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। पूरा सभ्यता खत्म हो गया, बाढ़ में दह गया,
भूकंप आ गया, आक्रमण कर दिया, अकाल पड़ गया, क्या हुआ पता नहीं, सभ्यता खत्म। और आर्य लोग यहाँ पे आ गए हैं। आर्य लोगों ने अपना जीवन शुरू किया कबीले से, 10 गो झोपड़ी, 5 गो झोपड़ी, उसी को कहते थे कबीला। उसी कबीला को कहा गया क्या चीज? जन। जन में या तो व्यक्ति आता है या कबीला। फिर यहाँ पे कहानी में पीछे ले जाएं कि हम आगे बढ़ते चल जाएं, थोड़ा सा वैदिक काल में तुमको घुसा देते हैं, समझो हुआ का। मान लो ये एक कबीला है, यहाँ पे 10 घर है, ठीक, लोग रहते हैं। यहाँ पे भी एक कबीला है, बस ये दूसरे से समझ जाना कहानी का हुआ कैसे जनपद बनेगा। ये घर है। उस टाइम पे जैसे आज पैसा है ना, पहले पैसा नहीं होता था, गाय था। आर्यों के लिए गाय सबसे बड़ी संपत्ति। तो जिसके पास जितना ज्यादा गाय, वो व्यक्ति उतना ही धनवान। तो जैसे आज पैसे से धनवान माना जाता है, तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चोरी डकैती सब करते हैं, उस टाइम पे गाय के लिए। तब मान लो यहाँ के किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कर लिया गाय की चोरी कि हमारा भी ढेर हो जाए, तो अगले दिन ही क्या कर देगा? सुरक्षा लगाएगा। वैसे ये भी, इसको भी यहाँ के चोरी कर लिया, कहीं और कबीले से चोरी कर लिया, एक दूसरे के चोरी कर रहा है, जैसे हमने करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, उसी प्रकार, समझ गए? तो कहा कि सुरक्षा कौन करे, सब तो अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो कहा कि चलिए इसमें से हम 2-4 लोगों को चुन लेते हैं जो रात के इसकी रखवाली करेंगे। ये प्रक्रिया यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी, ठीक। तो जब वो रखवाली करेगा रात के, तो दिन को तो सोएगा, तो वो काम कख नहीं करेगा, परिवार कैसे चलाएगा? तो गांव वालों ने, कबीले के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग आप लोगों को देंगे, जो भी आवश्यकता की चीजें होंगी वो हम आपको देंगे, जो भी खाना पीना कपड़ा चाहिए हम गांव वाले लोग मिलकर आपको देंगे, आप गांव की सुरक्षा करिए। अब उसमें मान लो 5 लोग हैं, तो 5 लोग सही से काम करें, इसके लिए एक उसमें हेड होना चाहिए, तो एक बन जाएगा हेड, समझ गए? यहाँ से नींव पड़ा राजा के, यहाँ से शुरुआत होता है राजतंत्र के। और शुरुआत के राजतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक था, चुना जाता था। पहले लोकतंत्र था, बाद में राजतंत्र के रूप लेगा धीरे धीरे। आज वो कहानी जान लो शॉर्ट में, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पे ये सुरक्षा कर रहा है। मान लो गलती से कोई यहाँ पे चोरी करे, आइए गया दाव लगा के, ठीक, तो इधर से आक्रमण, और अगर ये हार गया तो पूरा इलाका इसका, अगर ये हार गया तो इसका, ये वजह हो सकता है। या इसको लगा कि हम मजबूत हैं, इसको में चोरी कर सकते हैं, तब भी होगा। किसी भी प्रकार इन दोनों में झगड़ा हुआ और एक कबीला हार गया, दूसरा जीत गया, तो दूसरा जो जीता उसका ये पूरा हो गया। यहाँ के लोग इसके अपना सुरक्षा बढ़ा लेगा, 5 लोग की जगह 10 लोग रहेगा, आय बढ़ जाएगा उसका, सब लोग जो देना है देगा, तो और लोगों को रख लेगा। अब ये बड़ा तो इसको तो अपने सी में मिला लेगा, और ऐसे करके बढ़ते 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 क्या बन गया? जन से बना तुमको जनपद, समझ गई? जनों को मिलाकर क्या बना? जनपद। फिर वो जनपदों में एक तरफ मान लो इधर ये कहानी चल रहा था, यही कहानी तो इधरों 4 कबीला में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? अभी जनपद और जनपद आपस में लड़ेगा, अब मिल के बनेगा एक बड़ा सा महाजनपद। और ऐसे करके टोटल भारत में कितने महाजनपद बने? 16। यहाँ तक ये कहानी में कोई दिक्कत? वैदिक काल में यही सारी चीजें हो रही थी। ये काम होने में लग गया तुमको 1500 से 600 ईसा पूर्व में हम आ चुके हैं, जहाँ महाजनपद के हमको जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की किताब है और भगवती सूत्र जैन धर्म की किताब है। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, समझ गए? तो 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय पुस्तक में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए वो 16 महाजनपद, यही तुमको आज के टॉपिक है। 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली था वो है मगध। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि ये वही मगध है जिसको आज हम बिहार कहते हैं, समझ गए? हम ही थे मगध, हम ही थे चंद्रगुप्त मौर्य, हम ही थे अशोक, समझ गए? हम ही हुए समुद्रगुप्त, हम ही हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त कभी युद्ध न हारने वाला, समझ गए?
जब आएंगे उसके पर तब पढ़ाएंगे। उल्टा सब बोलता है भारत का नेपोलियन, कहानी पाएंगे तब। अब बताएंगे कि क्या बोलना चाहिए डेट फैक्ट के साथ। चलिए इधर देखिए, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन है जी? मगध है। ठीक, आज के टाइम में अगर जानना हो कि मगध के बॉर्डर का है तो आपका पूरा पटना जिला ले लो, आपका पूरा गया जिला ले लो, और आपका जो शाहाबाद है उसको ले लो। ये पूरा मगध है। शुरू में धीरे धीरे फैलेगा, एक दिन तो पूरे भारत पे इसका शासन होगा, परचम लहराएगा। तो शुरुआत में ये इसका क्षेत्र है। आज उलट में अगर जानना है तो यहाँ तक। ठीक, राजधानी याद रखना। एक चीज है तो नहीं के फायदा, आप किताब के एक पेज और पलटिए मेरे कहने पर, बस ज्यादा नहीं, बस एक पेज बस। इस तरफ देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स में आपको शॉर्ट में 16 महाजनपद, उसकी राजधानी लिखो। यहाँ विस्तार से है, वहाँ शॉर्ट में, तो आपको उसको देखते रहना है वो घर को। तो जब बुक में है और सबको बोले हैं बुक ले लेना है, जो नहीं लिए वो ले लीजिए। कुछ बातें हम लिखवाएंगे नहीं, आप दूध पीते बच्चे नहीं है कि हर बात कलम धर के करवाया जाएगा। कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होगी, जिम्मेवार बनना होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखवाएंगे, आपको अपना बुक में देखना है। ठीक, हम बता देंगे कि आपको बुक में, तो बुक में। तो इसकी राजधानी है तो 2, लेकिन नाम है 3-4। नाम देखिए, जिसको आज हम राजगीर कहते हैं, पहले उसका नाम था गिरिब्रज। ठीक, उसके बाद उसका नाम पड़ा राजगृह, और फिर वो नाम पड़ गया राजगीर। तो एक ही राजधानी के 3 नाम, गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर। पुराना सबसे गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह और फिर राजगीर। तो यहाँ पे मगध की पहली राजधानी थी। बाद में एक राजा हुआ, उसका नाम है उदयन। एक उदयन हुआ है, एक उदयन हुआ है, दोनों अलग अलग है। उदयन जो है, इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम कहते हैं पटना। ये उदयन कौन है? तो मगध को पढ़ोगे तो पहला वंश माना जाता है हर्यक वंश को। ऐसे इतिहास में हम जहाँ तक पढ़े हैं तो कहानी है कि यहाँ का जो पहला राजा मिलता है उसका नाम है जरासंध, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और राजगीर में जरासंध के अखाड़ा भी है। उसी को वरदान था कि कितनों मारो न मरेगा। उसको था कि अगर तुमको 2 फाड़ फाड़ के एन्ने फेंकेगा तब है। तो अगर आप लोग महाभारत सीरियल देखे होंगे तो भीम और जरासंध लड़ते हैं, कृष्ण जी ऐसे लेते हैं और ऐसे करके फेंकते हैं कि उल्टा फेंको ना तो न मरेगा। तो वो जरासंध, वो पहला। दूसरा नाम आता है वृद्धरथ के। ठीक, ये 2 सिर्फ नाम आते हैं, कोई खास सोर्स हमारे पास नहीं है। जहाँ तक हम पढ़े हैं हमको अभी तक न मिला है। और असल कहानी जो शुरू होता है उसका नाम है हर्यक वंश। इसको प्रीतहंता वंश भी कहते हैं। हम थोड़ा सा कहानी में जो नहीं रहेगा वो भी बताते चलेंगे ताकि आप पकड़ते चलिए, आगे वो काम करे। प्रीतहंता वंश, प्रीतहंता वंश कहने का कारण ये है कि इस वंश में जो भी राजा हुआ है अपने बाप को मार के राजा बना है। इसमें पहला राजा आता है बिंबिसार, उसका नाम आपको मिलेगा, पढ़ना है। दूसरा राजा हुआ अजातशत्रु, जो अपने बाप बिंबिसार को मार के राजा बना। और तीसरा हुआ उदयन, वो भी अपने बाप अजातशत्रु को मार के राजा बना। आपको ये 3 प्रमुख राजा के नाम हर्यक वंश में याद रखना होगा। ये तीनों नाम आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, लेकिन वंश के नाम नहीं है तो हम वंश बता दिए। हर्यक वंश में पहला राजा बिंबिसार यानी संस्थापक हो जाएगा वही, दूसरा में अजातशत्रु, तीसरा में उदयन। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। वो बात यहाँ पे तुमको मिल गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इस वंश में जो ये 3 राजा हुआ, इनमें 2 को खतरनाक हुआ, बिंबिसार, अजातशत्रु। इन दोनों ने मगध का विस्तार किया। बिंबिसार किया, बिंबिसार शादी विवाह युद्ध मित्रता जैसे हो बढ़ाया। अजातशत्रु ने भी युद्ध करके या बाकी के जो भी नियम है नीति है किसी तरह से करके, ज़्यादातर तो युद्ध ही किया है। और उसने क्या किया? विस्तार से इसको फैलाया। अब हर्यक वंश क्या था, अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल और, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हमको सिलेबस देखना है। उसके लिए आप हमसे भेंट करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और फिर पढ़िए उसको एकदम विस्तार से कि कौन का था, कैसे था। सिर्फ कहानी है, डेट नाम पता है, इतिहास को पढ़ने में मज़ा है और सुनने में भी मज़ा है और उस पर डिस्कशन करने में और मज़ा है। घंटों बात कर सकते हैं आप, जैसे हम अभी चैप्टर से बाहर जाके बात कर रहे हैं। ठीक।
कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुमको मगध में। आप लोगों को फिलहाल इतने जानना है। ऐसे मगध बड़ा है और आगे इसका एक चैप्टर है मगध उत्कर्ष करके, कैसे बढ़ा, फिर इसमें वंश, ये सब जितना आएगा उतना हम कवर करेंगे। आगे देखिए, दूसरा महाजनपद है अंग। ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर जो जिला है आज के, वहां तक फैला हुआ था और इसकी जो राजधानी वो था चंपा। और ये फेमस था व्यापार के लिए। यहाँ पे आज भी फेमस है तसर सिल्क, रेशमी कपड़ा बने लगी। तो सिल्क कहते हैं रेशम को अंग्रेजी में, और सिल्क के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें सबसे बढ़िया होता है तसर। जैसे कोयला में कैसे एंथ्रेसाइट है वैसे ही, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया वाला रेशम मिलता है। एक व्यापारिक केंद्र था, तो इस वजह से ज्यादा विकसित था। यहाँ के राजा था ब्रह्मदत्त। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आप ब्रह्मदत्त को हराने वाले व्यक्ति का नाम है बिंबिसार। यानी बिंबिसार ने अंग पे आक्रमण किया, वहां के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में हराया और अंग को मगध में मिला लिया। हो गया मगध हल्का बड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ। आगे चलिए, आइए काशी में। ये तीसरा है आपका। ये कहाँ है? तो हमने के जो ये काशी बनारस, आज भी आप नाम सुने होंगे। तो बनारस वाला इलाका जो है, यहाँ पे इसकी राजधानी था काशी के। और यहाँ पे दो नदियों के संगम पर वरुणा और अस्सी जो है, ये नदी है, इसके संगम पे ये मिलता था, वहीं पे शहर बसा हुआ था। और इसका लड़ाई चलता था हमेशा किसके साथ? कौशल के साथ और मगध के साथ। तो कौशल से लड़ रहे, वो भी महे जनपद है, ठीक है। मगध से तो कैसे लड़ गया जी? ऊपर से मगध में बैठल है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया कहाँ? काशी पर, और काशी को मिला लिया अपने में। तो काशी को जीतने वाला व्यक्ति अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार के बेटा है। समझ गए? अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इसको छोड़ देगा, इसको सोचना चाहिए था। ठीक। चौथा है आपका कौशल। ठीक, ये है आपको उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाका मतलब हमारे तरफ बिहार से सटे हुए। तो इस क्षेत्र में जो अवध है वहां था, और ये सरयू नदी के किनारे था और दो भाग में बटा हुआ था। आपको महाजनपद में सिर्फ कौशल आएगा, लेकिन आप अंदर से पढ़ रहे हैं, आप किसी को फंसा सकते हैं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको। आप पूछ दीजिएगा कौशल में तो बता देगा, कौशल की राजधानी बता देगा। आप पूछिए उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, तब जाके वो फंसेगा। कौन नदी इसको बांटती थी, इसमें फंसेगा। तो आप गहराई से पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अवध क्षेत्र में सरयू नदी द्वारा ये दो भाग में बंटा था। एक का नाम था उत्तरी कौशल, दूसरे का नाम था दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ है? तो अयोध्या में, या उसको हम साकेत भी कहते हैं। ठीक, यही सब है तुमको मेन। अगर ये सारी बातें आपको याद हो गई तो फिर आपको इतिहास मजेदार बना देगा, और लोग कहे कि नहीं इसको इतिहास आता है। यही फंसते हैं हम लोग। अयोध्या और साकेत नाम याद रखना, उत्तरी दक्षिणी श्रावस्ती ऐसे पढ़ते रहते हैं, ये में कंफ्यूजन होता है। तो बढ़िया से पढ़िए। दक्षिणी कौशल है, उसकी राजधानी कहाँ था? कुशावती। तो लोग मुख्य रूप से यही जानते हैं कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग जानिए, याद रखिए, बढ़िया रहेगा। यहाँ के जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजित। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रसेनजित किस जनपद, महाजनपद के राजा था या कहाँ का शासक था? तो कौशल उत्तरी में तुरंत न दिख रहा है ने, श्रावस्ती, जिसको अयोध्या या साकेत भी बाद में कर दिया गया था। अब देखिए, राजा एक ही है, बस बीच में कैसे हम निकले। अभी देखो बिहार में तो राजा तो एक ही है, नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री राजा के रूप में। ठीक, मान लेते हैं, ऐसे तो राज्यपाल होगा लेकिन मान लो। लेकिन हमने के बिहार कैसे है? दो भाग में। तो नीतीश कुमार कहेंगे कि यहाँ से दोनों पट्टी शासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करो, वो पट्टी में भी एक काम करते हैं, मधुबनी है ना, उसको राजधानी बना देते हैं दक्षिण बिहार के, आईने रख देते हैं उत्तर बिहार के। दोनों जगह शासन वही चला रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक ये सब व्यवस्थाएं बढ़िया रहे, इसके लिए क्या करें? दो भाग में बांट दिए। राजा तो एक ही है, तो राजा एक ही है, राजधानी दो दो है, क्योंकि बीच में क्या है? नदी। समझ गए? पचमा पे आ गया आपको वज्जी। वज्जी को वृज्जी भी कहते हैं, तो पकड़ लीजिएगा आप ऐसे वज्जी से। ठीक, ये गंगा नदी के उत्तर बिहार के जो तिरहुत प्रमंडल है आज के, वहां पे बसा हुआ था। और इम्पोर्टेंट चीज, ये और ये दोनों गणराज्य था। बाकी सब जगह पे राजा होता था, यानी राजतंत्र था। यहाँ पे राजा नहीं होता था,
जनता द्वारा चुना हुआ होता है ना, जनता नहीं, मुख्य रूप से जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे ना, अमीर लोग, वे उन लोगों का अपना समूह होता था, उसी समूह का एक राजा होता था और वही लोग मिलके शासन चलाते थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन से महाजनपद में गणराज्य था, तो दूगो है, एगो वज्जी और एगो मल। देखो यहाँ बताया गया है कि यहाँ गणराज्य था। ये जो है वज्जी वो 8 गणों को मिला के, 8 छोटे छोटे जगहों को मिला करके और क्या हुआ, एक संघ बना, एक गणराज्य बना। गणराज्य कहो या संघ कहो, तो इसको ऐसे याद दे रखना, वज्जी संघ और मल्ल संघ, तो समझ में आ जाएगा कि कौन है। अगर नाम पढ़ गए वज्जी संघ, वज्जी संघ, वज्जी संघ, मतलब वो गणराज्य है। समझ गए? यहाँ दिक्कत है कुछ मियाँ? दिक्कत होगा बोलियो, ठीक। तो ये हो गया आपका गणराज्य वाला 8 गो गणों को मिला के बनता था। इसमें सबसे प्रभावशाली जो है वो कौन था, लिच्छवी। ये सबसे ज्यादा 8 में पावरफुल कौन है, लिच्छवी। समझ गए? वज्जी संघ और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वैशाली। समझ गए? लिच्छवी की राजधानी वैशाली कहो या वज्जी संघ की राजधानी वैशाली कहो, बात एक ही है, क्योंकि 8 में शक्तिशाली कौन है। समझ गए? जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि अभी अमेरिका कैसे 50 गो देश के एगो संघ, ठीक, लेकिन नाम किसका होता है, अमेरिका ज्यादा रहता है, उसी प्रकार से कुछ। समझ गए? तो ये क्लियर यहाँ तक में। अब आइए मल में। तो मल भी एक गणतांत्रिक राज्य था, सेम व्यवस्था, वैसे ही कुलीनों द्वारा चुना जाएगा और वही समूह और उसका राजा मिल करके शासन व्यवस्था को चलाएगा। लेकिन ये मल्ल जो है वो 2 भाग में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरे की राजधानी भी उत्तर प्रदेश के पावा नाम के जगह पे थी। एक है पावापुरी, वो कहाँ है, हमने के बिहार में है, जहाँ पे महावीर जी अपना अंतिम सांस लिए, जहाँ पे जल मंदिर है, वो अलग है, पावा अलग है। कंफ्यूजन में मत हुई है, सुन के तुमने के याद करवा देंगे, ठीक। और कोशिश करना ये सब अंडरलाइन करके कि अपना बुक में से याद करके आए, और हम टेस्ट में सीधे अब देंगे, ठीक ना। और जिसके पास बुक नहीं है कृपया करके बुक खरीदिए, कोई उपाय नहीं है दूसरा। समझिए ये बात। अजातशत्रु यहाँ भी आक्रमण किया था और मल्ल को भी जीत गया था। देख रहा है अजातशत्रु ज्यादा अटैक कर रहा है। उसके बाद है चेदी। अजातशत्रु से बोला अपन अंडरलाइन कर लेना, वही सब पूछेंगे, वही सब पूछता है। चेदी देखिए, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है बुंदेलखंड में, ठीक। और यहाँ के जो राजधानी है, राजधानी के नाम है सतोथीवती, ठीक, सतोथीवती। तो ये इसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजा था वो है शिशुपाल। शिशुपाल का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं, इसीलिए कहते हैं हम आप लोगों से कि महाभारत रामायण ये सब पढ़ा कीजिए, नहीं पढ़ते हैं। सुने हैं कृष्ण भगवान किसी को कहे थे कि 100 गलती तो माफ है, 100वां गलती किया जैसे तो गर्दन काट देंगे हम, नहीं पता है। अब सुनिए थोड़ा सा कहानी जान लीजिए तब। शिशुपाल जो है वो है भगवान कृष्ण के बुआ के लड़का, जिनको हम लोग फुआ कहते हैं, ठीक। तो बुआ के लड़का है, 1 नंबर के डेहंडल है, ठीक। आई तय हो चुका था कि शिशुपाल को मारेंगे कौन, कृष्ण। तो बुआ पहुंचे कृष्ण के पास कि तोर भाई है, कैसे तू मारेगा, बुआ के लड़का है, दोनों में मेरा फुफेरा भाई थे। वचन लेते हैं, कृष्ण भगवान उसको वचन देते हैं, ठीक बुआ तोर बेटा के हम न मारबो, ओकर 100 गलती माफ हो, लेकिन जैसे 100वां गलती करेगा हम उसको मार देंगे। नियति में तो तय था कि तुमको कृष्ण के हाथों मरना है। उल्लतखोर। अच्छा, इस शिशुपाल की शादी होती है जहाँ तक हमको जानकारी है धृतराष्ट्र की बेटी से, जो भी है उसका दामाद लगता था शायद। अब देखो होता ये है कि जब महाभारत में जुआ चल रहा होता है, पांडव सब कुछ हार जाते हैं तो द्रौपदी को लगाते हैं। हम लोग को महाभारत भी पढ़ना है इसमें, ठीक ना। द्रौपदी को लगाते हैं, द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि द्रौपदी को हम अपने जंघा पे बिठाएंगे, वो भी निर्वस्त्र। और निर्वस्त्र करने का ड्यूटी किसको मिला था, शिशुपाल को। द्रौपदी कौन है, कृष्ण की बहन है ना जी, तन अपने भाई को बुलाती है। सोचो अगर वो कृष्ण की बहन है
तो शिशुपाल के कौन होगी? बहने लगी रिलेशन में, अगर ब्लड रिलेशन से चलो तो अब जैसन बहन रहे जो भी है कहानी चल रहा था, सारी खिंचाते जा रहा है, खत्म हो रहा है, थक के बैठ गया, जो भी है। बात यह है कि जब युद्ध की बात हो रही थी तो वहां पे कृष्ण भगवान समझाने आते हैं ये सब चीज सही नहीं है। शिशुपाले धनाधन कृष्ण जी के दे रहा है गाड़ी आना धुन एकदम। कृष्ण जी काउंटिंग कर रहे हैं कि आज तो अंतिम दिन है, 1 2 3 90 95। शिशुपाल रुक जाओ, 95 हो गया। अरे तू ऐसा है, 96 रुक जो भाई, 97 देख अब बर्दाश्त से बाहर हो, 98 हो गलो, फिर थोड़ा सा 99 अब रुक जो भाई, तेरा कहे तो रुक जो। अरे सुदर्शन चक्र गर्दन पर, काम खत्म, 100वां गलती, शिशुपाल खत्म। तो शिशुपाल के वर्णन मिलता है हम लोगों को कि वो कहाँ के राजा था? चेदी के। अब बताओ, जब शिशुपाल के वर्णन मिला है, इसका मतलब है कि महाभारत भी हुआ है, इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण भी थे। समझ गए? भगवान कृष्ण को होने का साक्ष्य आपको हम आज इतिहास से दे दिए। ठीक है, अब आगे देखिए। न तो एक कहानी दूसरे कहानी से लिंक कैसे करेगा? बिना सच के लिंक नहीं कर सकता है। आगे देखिए, वत्स राज भी यमुने नदी के किनारे बसा हुआ था और इसकी राजधानी थी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट एक जगह है जिसको हम कौशाम्बी या कौशाम्बी कहते हैं। कौशम को या कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। राजधानी ज्यादा पूछता है, याद रखना, ठीक। और यहाँ के जो राजा था उसका नाम था उदयन। अभी बताए ना कि उदयन था, एक उदयन था। उदयन कहाँ है? मगध में। और उदयन कहाँ है? वत्स में। और सुनो, उत्तर प्रदेश आज, पहले वत्स था। ये जो है वो बुद्ध के समकालीन था, यानी उदयन पहले आया था और उदयन बाद में। बुद्ध के समकालीन बिंबिसार, और समकालीन मतलब समझते हो, एक ही टाइम पर, दोनों का टाइम एक ही है। तो बुद्ध के टाइम पे थे बिंबिसार राजा, बाद में फिर राजा शत्रु बनता है तो बिंबिसार। अब बुद्ध के टाइम पे ही कौन है? उदयन। अब बिंबिसार के पोता था उदयन। तो उदयन पहले आया है कि उदयन? उदयन पहले। उदयन पहले आया था, उदयन बाद में था। ये वत्स में था और उदयन मगध में था। समझ गए? तो ये है, वत्स की लड़ाई हमेशा किससे चलती थी? अवंती से। ये भी एक आपका महाजनपद है। महाजनपद के नाम है, देखो मिलेगा, बाहुबली फिल्म में हलई अवंतिका। हाँ तो सुने ना, अबे आयो ना, माहिष्मती साम्राज्य आएगा, टेंशन मत ले। अब आइए कुरु। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है, जिसको आज हम लोग दिल्ली कहते हैं। और महाभारत में पढ़िएगा तो वहां पे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है उसको, यानी महाभारत हुआ है। ठीक, तो देखिए, तो दिल्ली मेरठ वाला जो क्षेत्र है वहीं पे स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। महाभारत में कुरु राज्य और इसकी राजधानी का वर्णन मिलता है। तो हमारे पास जो स्रोत ले रहे हैं उसमें हमारा महाभारत भी शामिल है। वहां से भी हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के भी साहित्य शामिल हैं, जैन धर्म के भी शामिल हैं। उसके बाद है तुमको 10वां पंचाल। आइए, पंचाल राज भी 2 भाग में बटा हुआ है, सब उसी लिखल है बॉक्स में। ये पढ़ने के बाद बॉक्स में कंफ्यूजन तुमको नहीं होगा। हाँ, पंचाल इधर देखो, तो 2 भाग में बटा हुआ था। एक का नाम है उत्तरी पंचाल, जिसकी राजधानी अही छत्रा है उत्तर प्रदेश में। दूसरा है दक्षिणी, जिसकी राजधानी कहाँ है? काम्पिल्य है, ये उत्तर प्रदेश में। राजधानी ये है और ये है, ब्रैकेट में देख लो, वहाँ वाला बॉक्स वाला में बढ़िया से है। फिर भी कंफ्यूजन होगा तो अभी मैं जिंदा हूँ। सूरसेन, अरे हम ऊपर नीचे है, तू अपन दिमाग कहने लगे, तोरा 16 में पढ़ा न रहे हैं। सूरसेन देखिए, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा, जो कि एक धार्मिक और व्यापारिक शहर है आज भी और पहले भी। ठीक, और यहाँ पे माना जाता है कि किसका शासन था? ये सावन रहो चाहे भादो,
राज करता जादू। हाँ, एगो लड़का लिख लेता शायरी कि पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, जो यादों को झुका दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तो यदुवंशियों का शासन कहाँ पे था? सूरसेन में। समझ गए? सूरसेन कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के किनारे। समझ गए? राजधानी इसकी मथुरा। समझ गए? मथुरा के साथ कृष्ण के नाम को भी जोड़ा जाता है। यदुवंशी जी, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। और यहाँ पे एक राजा के नाम आता है जिसका नाम है अवंती पुत्र। ये अपन मम्मी के नाम लगेले है। पहले के राजा अपने माँ के नाम से भी अपना नाम को जोड़ के रखता था। तो वो यहाँ के राजा था। कहाँ के? सूरसेन के। ऐसे कृष्ण भगवान को भी पहले जोड़ते हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिला कहाँ है? सूरसेन अवंती। सूरसेन के राजा कौन था? अवंती पुत्र। और ये किसके टाइम पे था? भगवान बुद्ध के टाइम पर। समझ गए? उसके बाद आ गया मत्स्य। आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलावर जिला जो है वहीं पे ये अलावर कहती तो तोरा अरवल सुना जाता हुआ है। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप बैराट कहो चाहे विराटनगर कहो, ये इसकी राजधानी है। आप लोगों को होमवर्क है, लिखे तो कॉपी में पहले, फिर हम भुला जाएंगे। पहला होमवर्क, बुद्ध कालीन जितना भी बुद्ध के समकालीन जो राजा के नाम बताएं उसको लिख के लाना है कॉपी पर। दूसरा, अजातशत्रु कौन कौन जगह को जीता था उसको लिख के लाना है। अभी फिलहाल 2 गो। हाँ, ये 2 गो पढ़ के ढूंढे वाला है। बुद्ध के टाइम पे कौन कौन शासक था उसको लिखना है। और अजातशत्रु ने कौन कौन महाजनपद को जीता था उसको लिख के आपको अपने कॉपी में लाना है, हमसे चेक करवाना है। जो नहीं लाइएगा लात खाइएगा, पिटाइएगा थोड़े। आप लोग पिटाने लायक हैं, अब लात की जरूरत। उसके बाद है 13वां आपका अस्मक। यह महाराष्ट्र में है, ठीक, आज के। और इसकी राजधानी था पोतन। और इसकी लड़ाई चलती थी अवंती से। इसके बारे में बस इतने जानना है। 14वां नंबर पे अवंती, तनी लमहर था। लमहर में ये कहा जाता है कि मध्य भारत में, भारत के बीचों बीच में सबसे शक्तिशाली यही राज्य था, इसलिए थोड़ा बड़ा है अवंती। और अवंती भी है वो 2 भाग में बंटल है। एक है तुम्हारा उत्तरी और एक है दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की माहिष्मती साम्राज्य अजेवम। समझ गए? तो अवंती कहाँ है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गोदावरी के तरफ। ये बंटा हुआ था 2 भाग में, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी के उज्जैनी, दक्षिणी के माहिष्मती राजधानी थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक फसल भी था। कौन फसल करें? स्थल था ये उज्जैनी। स्थल मार्ग में एक प्रमुख व्यापारिक नगर है, यहाँ पे व्यापार होता था, इसलिए उज्जैनी का महत्व ज्यादा है माहिष्मती के तुलना में। ठीक, वो अलग बात है कि बाहुबली फिल्म में माहिष्मती सबसे आगे था। अब जो भी हो, उसके बाद देखिए, पहले अवंती का लड़ाई चलता था। लड़ाई केकरा से चलता था? तो वत्स से। ठीक, अब वत्स में राजा कौन थे? उदयन। तो जब उदयन राजा थे तो अवंती और वत्स वाला में बताएं कि अवंती से लड़ता था, तो अवंती वाला में वत्स से लड़ता था। लेकिन बाद में इसमें क्या कर लिया गया? शादी विवाह करके क्या कर लिया गया? पारिवारिक संबंध बना लिया गया और अवंती और वत्स की लड़ाई खत्म। ठीक, इसका घनिष्ठ मित्रता है मगध से, अवंती का। अवंती में राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रदोत। लिखल होगा, देख लो, प्रदोत। ठीक, जब प्रदोत राजा था ना, तब मगध में था बिंबिसार। अब बिंबिसार और प्रदोत में मित्रता है। अब कहो कि तोरा कैसे पता ही बात? तो इतिहास बिना साक्ष्य की बात नहीं करता, यहाँ लिखे से नहीं होगा। बिंबिसार के पास एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर का नाम है जीवक। और बिंबिसार ने अपने डॉक्टर जीवक को भेजा था अवंती के राजा प्रदोत के पास उसका इलाज करने के लिए। और हम लोग अपना डॉक्टर किसके पास भेजेंगे? दुश्मन के पास कि दोस्त के पास?
तो बताओ अवंती और मगध मित्र था कि नहीं था? उसका वर्णन है। देखिए कि मगध से अवंती की मित्रता थी। मगध राज बिंबिसार ने प्रद्युत की चिकित्सा के लिए अपने वैद्य माने डॉक्टर जीवक को उनके यहाँ भेजा था। जीवक की अपनी एक कहानी है। इतिहास में घुसल जाओ, कितना पढ़ना है। जो भी आपको गांव घर में कह देते हैं कि पढ़ने इतिहास से आर्ट से पढ़ल जाए, तो पूछना कि जीवक कौन था। जीवक की अपनी जीवनी है, उसकी अपनी कहानी है। उसकी कहानी को पढ़ के तुम अलग से एक प्रेरणा ले सकते हो कि कहाँ से वो व्यक्ति उठ के कहाँ आया था। समझ गए? एक अनाथ व्यक्ति जीवक। अब अंदर न घुसेंगे फिर काम गड़बड़ा जाएगा। इतिहास पढ़ाई में यह तो मजा है। यह लत हमारे सर जी कलन के इतिहास पढ़ना है, हमारा बड़ी मजा में पढ़े, बड़ी तो जितना को पढ़े। आगे देखिए गंधार 15वां नंबर। ठीक, एकरो अलगे कहानी है। मौर्य वंश के टाइम पर अलग कहानी चल रहा है। हमारे दिमाग में सब आ जा रहा है ना, पढ़ले रहे तो सब बत्ती घूमे लगा है। गंधार राज आज के काबुल घाटी जो कि अफगानिस्तान में है उस तरफ था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये तक्षशिला वही है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया गया था। यही है वो तक्षशिला जहां पे कौटिल्य हुआ करते थे एक आचार्य के रूप में, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को शास्त्रों की और शस्त्रों की दोनों का ज्ञान दिए थे। ठीक, और आगे चल के उसको अखंड भारत के सम्राट बनाए थे। तो वो कौन सा जगह था? गंधार की राजधानी तक्षशिला। समझ गए? तो यहाँ पे था। और उसके बाद यह एक व्यापारिक और शैक्षणिक दोनों केंद्र था। यहाँ के राजा हुआ करता था पुष्क रसारिन है। ठीक, गंधार और अवंती में हमेशा लड़ाई चलते रहता था। अब मगध अवंती के दोस्त है, वत्स अवंती के मारेंगे एक झापड़। पहले लड़ाई था, फिर पारिवारिक संबंध बना लिया, और बाद रिश्तेदार बने। अंतिम है आपको 16वां महाजनपद कंबोज कर रहे हैं, कन्बोज। गंधार का ये पड़ोसी में था। और ये भी कहाँ है? तो आपका जो आज का जो तजाकिस्तान है, पामीर का जो पठार है, उसी क्षेत्र में अवस्थित था। और इसकी राजधानी या तो हाटक कहो या फिर सोचिए राजपुर। ठीक, ये इसकी राजधानी थी। 16 महाजनपद आप समझ गए। अब इसमें से 16 गो है माथा माहे पार करता है। तो जो हाईलाइट करवाया गया है उन बातों को आप याद रखिएगा। इस बार टेस्ट में कई बार आपको ये भी पूछा गया है कि किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखें। किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखे। आप 16 में से कोई 2 नाम लिख सकते हैं। 2 नंबर मिलेगा आपको लघु में। समझ गए? बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा टॉपिक, गणतंत्र और राजतंत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल महाजनपद कितने थे जी? 16। उसमें से कितने महाजनपद में गणराज्य था? 2। कौन कौन? वज्जी संघ और मल्ल संघ। ठीक, वज्जी में सबसे शक्तिशाली लिच्छवी था। समझ गए? जिसकी राजधानी थी वैशाली। अब छोड़ो, इधर आओ। तो 16 महाजनपद में मात्र 2 महाजनपद है जहां से गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। एक है वज्जी चाहे बृज्जी, और दूसरा है मल्ल। बाकी 14 के 14 जो है वहां पे क्या था? राजतंत्र। ठीक, और ये कैसा था? वंशानुगत, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। समझ गए? जी सर। और गणतंत्र में क्या होता था? यहाँ पे निर्वाचन होता था राजा के, या गणराजा का हो, उसका निर्वाचन होता था और वही शासन के प्रधान होता था। और इसको चुनने वाले कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनका एक समूह होता था और उन समूह में एक राजा होता था और वही लोग मिल करके पूरे गण को चलाते थे, पूरे गणराज्य को चलाते थे या को पूरे संघ को चलाते थे। बीच में बोले जी चलाते थे, तब तो याद रहता, बोले से याद रहा है। हाँ, खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा कृपा करें तो इस समस्या का भी निदान हो ही जाएगा। अब बताते हैं। उसके बाद देखिए, राज्य के समस्त आर्थिक साधनों पर सभी गणों का बराबर अधिकार था। जैसे मान लो कि हम अभी तुमको बताए वज्जी में टोटल कितने गण थे? 8।
तो उस वज्जी में जितने भी चीज मिलेंगे, जितने भी संसाधन होंगे, उस पर उन 8 गण का बराबर के अधिकार रहेगा। तो लड़ाई के कोई थी ना, बातें नहीं है, कौन लड़ेगा, सबके बराबर मिलिए जा रहा है। तो समझ गए, ये चीज होता था। राजतंत्र में थोड़ा उल्टा था, वहां पे एक राजा होता था और सारी शक्तियां उसी के हाथ में केंद्रित थी, वही सबसे मेन होता था, ठीक। और राजा बनता कौन था, तो ज्यादातर वो कौन बनते थे, लड़की। लड़ाई खत्म हो गया, लिखे लाएगा था यही कर देगा। राजा कौन होता था, क्षत्रिय। कभी कभी कोई और बन जाए, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के समस्या है ये कि वो कौन था, क्षत्रिय था, शूद्र था, कौन था। एक आता है पुष्यमित्र शुंग, तो उसको कहा जाता है कि वो ब्राह्मण था। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से बनता कौन था, क्षत्रिय। लेकिन कंफर्म ना, समानता कौन बनेगा, ज्यादातर कौन बना, क्षत्रिय राजा होता था। राज्य में आय जो इनकम है वो कहां से आता था, तो जनता से टैक्स लेके, वो जो भेंट देती थी उससे, और युद्ध में जो धन लूटते थे उससे राज्य को इनकम होता था। और उसी इनकम से वो अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे। किसी राज्य को जीते तो वहाँ का पूरा क्षेत्र इनका, वहाँ के सब संसाधन इनका, वहाँ से आने वाला टैक्स भेंट इनका। तो इनकम ज़्यादा तो सेना हथियार भी ज़्यादा, और साम्राज्य भी और शक्तिशाली और बड़ा। तो ऐसे करके साम्राज्य फैलता था। समझ गए। तो आज आप लोगों को इतने हैं। अगला टॉपिक मगध के उत्कर्ष है। देखिए तो क्लटी है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ये 16 महाजनपद में आखिर मगध ही क्यों आगे निकला, ऐसी क्या बात थी मगध में कि ये सबसे शक्तिशाली बन गया। तो कुछ बात है जिसके वजह से शक्तिशाली बना है, और वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।